वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो जैसे उन्होंने लास्ट लेक्चर में करा था, हमने करा था डिजाइन ऑफ सर्कुलर टैंक विद अ फ्लेक्सिबल जॉइंट बिटवीन फ्लोर एंड वॉल। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये लेक्चर से पहले आप वो वाला लेक्चर जरूर देख लें। तो आज हम करने वाले हैं डिजाइन ऑफ सर्कुलर टैंक विद अ रिजिड जॉइंट। पहले हमने फ्लेक्सिबल जॉइंट करा था, तो हम करेंगे रिजिड जॉइंट बिटवीन फ्लोर एंड वॉल। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे डिजाइन ऑफ सर्कुलर टैंक विद रिजिड जॉइंट बिटवीन फ्लोर एंड वॉल। तो रिजिड जॉइंट के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। कौन से? मिस्टर एच कारपेंटर्स मेथड, अप्रॉक्सीमेट मेथड एंड आईएस कोड मेथड। तो आज हम कर रहे हैं मिस्टर एच कारपेंटर्स मेथड। तो देखो ये आ गया सर्कुलर टैंक रिजिड जॉइंट बिटवीन फ्लोर एंड वॉल बाय मिस्टर एच कारपेंटर्स मेथड। तो देखो अब इसको सॉल्व करने के ना, जो हमारा रिजिड जॉइंट वाला होता है, इसको सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास तीन फैक्टर्स होते हैं। देखो, फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ वॉल स्लैब ऑफ द टैंक। तो वॉल के लिए हमें तीन फैक्टर्स हमारे डिपेंड करते हैं। तो कौन से? देखो, सबसे पहले आता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम कैंटिलीवर बेंडिंग मूवमेंट एट द बेस ऑफ वॉल। तो हमारा यहाँ पे ना कैंटिलीवर एक्शन लग जाता है। पता है कैंटिलीवर एक्शन क्यों लगता है? क्योंकि रिजिड जॉइंट है, तो इसकी वजह से ना डिफॉर्मेशन ऑफ वॉल कुछ इस तरह आती है। ठीक है, तो हमारे कैंटिलीवर एक्शन की वजह से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हूप स्ट्रेस जीरो हो जाता है। और हमारा जो एंटायर लिक्विड प्रेशर है वो हमारा कैसे रेजिस्ट होता है? सिंपली हमारा कैंटिलीवर एक्शन से। तो वो हमारा यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम कैंटिलीवर बेंडिंग मोमेंट एट द बेस ऑफ वॉल, सबसे पहला हमारा फैक्टर ये है। नेक्स्ट आता है देखो पोजीशन ऑफ मैक्सिमम हूप टेंशन। तो लेकिन ये नहीं है कि आपकी हूप टेंशन आएगी नहीं, हूप स्ट्रेस थोड़ा सा आएगा, लेकिन वो कहाँ जाके आएगा? एट अ सर्टेन डेप्थ पर आएगा, और यहाँ पे सबसे ऊपर आके हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पोजीशन हमारी यहाँ पे मैक्सिमम भी हो जाती है। तो मतलब पूरी डेप्थ हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम हूप टेंशन, तो मैग्नीट्यूड भी हम इसका निकालेंगे हूप टेंशन का, जहाँ पे हमारी मैक्सिमम होती है। तो बस ये तीन पे हमारी होते हैं, और तीनों का एक एक करके फॉर्मूला, तो वो आपको सब फॉर्मूला दिखा देता हूँ। तो देखो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। तो ये तो सिंपल हमारे सिर्फ मिस्टर एच कारपेंटर्स मेथड के लिए है। ठीक है, एच कारपेंटर्स मेथड के लिए है। ये आप कोई भी मेथड में यूज नहीं कर सकते, सिर्फ इसी मेथड में यूज करोगे। अलग अलग मेथड के अलग अलग फॉर्मुलाज है। तो देखो सबसे पहले थिकनेस का हमारा यूनिवर्सल रहेगा। उसमें क्या होता है? इंपीरिकल फॉर्मूला आपका क्या है? टी इज इक्वल टू 30H प्लस 50 mm। ठीक है, या तो ये होएगा हमारा जो हमारा है, और टी इज इक्वल टू 150 mm। ठीक है, विच एवर इज मोर। तो इन दोनों में से कोई भी ज्यादा हुआ तो आप वो ले सकते हो। मिनिमम आपका 150 होगा ही होगा। तो ये आपका थिकनेस का फॉर्मूला, ये आप पढ़ते आ रहे हो। अब उसके बाद आता है देखो हमारा मैक्सिमम हूप टेंशन। तो मैक्सिमम हूप टेंशन की वैल्यू आती है टी इज इक्वल टू WHD/2। तो देखो पहले लेक्चर में आपको बता दिया था मैंने कि W हमारा यहाँ पे स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। तो ये यहाँ पे वैसे तो हमारा 9.81 होता है, लेकिन हम अप्रॉक्स 10 लेके चलते हैं, क्योंकि अगर हमें दिया ही नहीं होता हम 10 ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हमारी H जो है टोटल हाइट होगी, टोटल डेप्थ जो हमारी होगी ना वाटर की, वो है। डी हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कुलर टैंक। यू सर्कुलर टैंक करे तो इसका जो हमारा पूरा डायमीटर होगा वो 1 माइनस के। यहाँ पे के हमारा कांस्टेंट है, वो हम आगे देखेंगे कैसे फाइंड होता है। तो नेक्स्ट आता है देखो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एट द बेस। तो एक कैंटिलीवर बेंडिंग मूवमेंट है। कैंटिलीवर बेंडिंग मूवमेंट एट द बेस हमारी क्या होगी? FWH3। ठीक है, एफ यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, डब्ल्यू वही सेम है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, और एच हमारी डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक। ठीक है, ये आपका ये हो गया। नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ मैक्सिमम हूप टेंशन। तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमम हूप टेंशन आपकी कहा आएगी? एच इजिकल टू के एच। के हमारा यही सेम कांस्टेंट है, और एच हमारी जो हाइट है, हमारी जो हाइट ऑफ वाटर है अबव बेस। तो अबव बेस से जो भी हमारी हाइट यहाँ आएगी वो अबव बेस पे लगी है, और पोजीशन ऑफ मैक्सिमम हूप टेंशन है, मैक्सिमम हूप टेंशन की वैल्यू हमारी ये निकलेगी। तो ठीक है, अब एक चीज रहेगी, क्या रहेगी हमारी? के एंड एफ आर कॉन्स्टेंट्स विच आर डिटरमाइंड बाय द रेशियो H/D एंड H/T। यहाँ पे टी ये थिकनेस वाला है, H/T ये ऐसे हमारा थिकनेस वाला टी है। अब पूछोगे कि कैसे निकला? देखो अब आपके ऊपर एक फ्लैश होगी फोटो, उसमें आपको एक टेबल सा दिखेगा। उसमें ये होता है राइट की तरफ आपका H/T जा रहा है, और लेफ्ट की तरफ आपका नीचे को आएगा H/D की रेशियो। तो इससे हम दोनों इंटरपोलेट करके आपको के एंड एफ की वैल्यूज निकलेंगे। तो आगे हम क्वेश्चन में भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सब कुछ निकलेगा। तो ये हमारे पास ये फॉर्मुलाज थे, हमारे चार फॉर्मुला थे। देखो थिकनेस का तो आपको पता है यूनिवर्सल है ही, ये तो है ही। और इससे पहले मैंने आपको समझा दिया था कि ये देखो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और इन तीनों के यहाँ पे फॉर्मुलाज आ गए। तो बस फॉर्मुलाज आपके पास है, बहुत ही इजी हो जाएगा डिजाइन। तो हम शुरू करते हैं डिजाइन ऑफ सर्कुलर टैंक विद रिजिड बेस। तो देखो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। डिजाइन अ सर्कुलर टैंक ऑफ 2 लाख लीटर्स कैपेसिटी विद डेप्थ ऑफ वाटर टू बी 4 मीटर। कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर टैंक हमें लेना है जिसकी हमारी डेप्थ ऑफ वाटर 4 मीटर होगी, और इसमें हमें पानी 2 लाख लीटर हमें स्टोर करना है। द जॉइंट बिटवीन बेस स्लैब एंड साइड वॉल इज टू बी रिजिड। तो ये हमारा ये रिजिड जॉइंट हो जाएगा, हमारा फ्लेक्सिबल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे कैंटिलीवर एक्शन आएगा। तो यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ये बहुत मायने रखता है, यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अडॉप्ट एच कारपेंटर्स मेथड फॉर डिजाइन ऑफ टैंक। देखो अब तो यहाँ पे बोल दिया कि एच कारपेंटर्स मेथड, क्योंकि मैंने एच कारपेंटर्स मेथड करा था, इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अगर समझो मैंने तीनों मेथड करवा दिया और आपके पास ये सेम क्वेश्चन आता है, वहां पे नहीं लिखा हुआ अडॉप्ट कोई भी, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जौन सा आपको इजी लगता है। टीचर सही करेगा ही करेगा, वो ऐसे गलत नहीं कर सकते, कहेगा कि मैंने तो सिर्फ आपको आईएएस कोड समझाया है तो आपने कैसे कर दिया। भाई हमने बुक से करा है, हमारे पास तीनों मेथड है, हम कोई भी मेथड से हम कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा अज्यूम सुटेबल वर्किंग स्ट्रेसेस। तो वर्किंग स्ट्रेसेस हमारे कौन से होते हैं, देखो परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट हमारे होते हैं, ठीक है, कंक्रीट जो हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट की वजह से होता है और हमारे स्टील की वजह से होता है, तो पहले भी देख रखे हैं, लेकिन अभी आपके ऊपर फिर से एक फोटो फ्लैश होगी तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वैल्यूज आपको गिवन है, तो कंक्रीट की भी आपको मिल जाएगी और स्टील की भी मिल जाएंगे, तो ये हमारे आगे यूज में आएंगे। तो देखो अब हम शुरू करते हैं अपना सोल्यूशन। कैपेसिटी ऑफ द टैंक हमें कितनी दी हुई है, सबसे पहले देखो यहाँ पे कोई गिवन लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं, कुछ गिवन होता भी नहीं, बस इतनी चीज लिखी होती है और आपको बहुत ज्यादा लंबा हमारा क्वेश्चन चला जाता है। तो देखो कैपेसिटी ऑफ द टैंक हमारी 2 लाख लीटर्स है। वॉल्यूम ऑफ टैंक देखो क्या हो जाएगी, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे 2 lakhs को, ठीक है, 2 lakhs को डिवाइडेड बाई हमारी 1000 में हो जाएगी तो मीटर क्यूब में हो जाएगी, तो 200 आ जाएगा, 200 मीटर क्यूब आ गई। डेप्थ ऑफ वाटर हमारी क्या दी हुई है, 4 मीटर दी हुई है। अब देखो एरिया ऑफ द बेस कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द बेस एरिया मतलब फ्लोर एरिया का हमने एरिया निकालना है, मतलब इसका हमें एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा, 200/4 कर देंगे, ठीक है। हाइट हमने हाइट माइनस कर दी तो हमारा ये हाइट सॉरी डिवाइड कर दी तो हमारा फ्लोर एरिया निकल जाएगा 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सब मीटर्स में चल रहा है तो 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो आ गया, अब हमें डायमीटर निकालना है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा फॉर्मूला था क्या था टेंशन का, देखो जैसे टेंशन का ले लेते हैं WHD/2 1 माइनस के, ठीक है। अब देखो ये भी पता है ये भी पता है, सिर्फ यही नहीं पता ना हमें क्या है, डायमीटर, तो बस वही हम डायमीटर यहाँ पे निकाल देते हैं। डायमीटर डी ऑफ बेस देखो पाई आर स्क्वायर होता है, देखो पाई आर स्क्वायर आपका एरिया का फॉर्मूला होता है, तो आर इजकल टू D/2 होता है, तो यहाँ से आपका D²/4 हो जाएगा, ठीक है। पाई D²/4 इजकल टू 50, तो ये आता है 7.97, ठीक है। मैंने पहले से सारा कुछ लिख के रखा हुआ ताकि आपका भी टाइम सेव हो, मेरा भी हो, और आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाओ। तो देखो अप्रॉक्स हमने 8 मीटर ले लिया, आपको 7.97 लेना, आप ये भी ले सकते हैं, मैंने अप्रॉक्स 8 मीटर कर दिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे हमारी। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो देखो अब हम निकाल रहे हैं सबसे पहले थिकनेस ऑफ वॉल, तो सबसे पहले इजी है, सबसे पहले निकाल लेते हैं। थिकनेस ऑफ वॉल हमारी क्या होगी, T=30H+50, जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है या फिर एजम्पशन है या फिर हमारा थंब रूल है, तो ये आप याद रखना है, ब्लू पेन से जो भी लिखा हुआ हमारे एजम्पशन या फिर थंब रूल है। तो 30 × 4 + 50 मतलब हाइट हमारी 4 है, तो 120 + 50 हो जाएगा, ठीक है। 120 + 50 हमारी 170 mm आ गया, ठीक है। mm में कर रहे हैं सारा, हमने mm में करा है, मैंने पहले भी लिखा हुआ था फॉर्मूला में। अब इन्होंने कहा और नॉट लेस देन 150, तो 150 से ज्यादा ही आ गया हमारा 170, तो हम 170 अडॉप्ट कर लेंगे, तो 170 mm हमारी थिकनेस होगी या फिर 0.17 मीटर। ये हमने क्यों करा अभी देखते हैं। देखो अब सबसे बड़ी बात आती है कि FN के, क्योंकि सारे फॉर्मुला में आपके FN के यूज होगा, तो सबसे पहले आप वही निकालोगे। तो देखो डिजाइन कॉन्स्टेंट्स FN के, तो मैंने आपको कहा था रेशियो ऑफ हमारी कौन सी होनी चाहिए, H/D एंड H/T, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फॉर्मुला में आपको करवा दिया था H/D एंड H/T। देखो अब आपने H/D करा तो H हमारी 4 थी, डायमीटर अभी हमने 8 निकाला था प्रॉक्स करके, तो 0.5 आ गया, ठीक है। अब आपने ये आ गया ना, सबसे पहले हम यही देखते हैं, देखो H/D हमारी ये आ गया 0.5। अब आता है देखो H/T, ये साइमल्टेनियसली चलेंगी, ये नहीं कि आपने एक निकाल दिया तो आपका K निकल जाएगा या फिर F निकल जाएगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली चलेंगे, तो देखो H/T भी निकाल लेते हैं, इजकल टू 4, ठीक है। 4 बाई ये हमारे मीटर्स में था, तो हमने मीटर्स में अपनी थिकनेस कर ली थी 0.17, तो आपकी वैल्यू होती है 23.5, ठीक है। अब आपके देखो अब ऊपर आपको स्क्रीन पे एक हमारी फोटो आ जाएगी, उसमें पूरा टेबल आपको शो हो रहा है। देखो अगर मैं आपको वो टेबल पे आपको समझाऊं तो देखो H/T हमारा राइट में जा रहा है और H/T हमारा नीचे को आएगा, ठीक है। ऐसे वैल्यू देखनी है, तो देखो सबसे पहले आप देख रहे H/T की वैल्यू देखो 23.5 है, तो अगर आप राइट में जाओगे तो देखो F के नीचे सबसे पहले हम F निकाल लेते हैं। F के नीचे आपको दिख रहा होगा कि 20 भी है 30 भी है, ठीक है। तो 20 और 30 के बीच में आएगी तो 23.5, ठीक है। ये हमें ये दो टेबल देखने हैं, ठीक है। अब ये देख लिया, अब आते हैं हम H/D आपका है 0.5, तो 0.5 के लिए आप नीचे को आओगे तो देखोगे फोर्थ हमारी लाइन क्या है 0.5 पे, ठीक है। तो वहां पे आपको वैल्यूज क्या मिल रही है 20 और 30 के बीच में 0.012 एंड 0.009, ठीक है। अब बाय इंटरपोलेशन, ठीक है, इंटरपोलेशन फ्रॉम टेबल, ठीक है, आपको पता है इंटरपोलेशन कैसे होती है, तो उससे जब आप इंटरपोलेशन करोगे तो हमें क्या मिलती है, F की वैल्यू 0.011, ठीक है। F की वैल्यू हमारी आती है 0.011 और उन दोनों के बीच में लाई भी करे, इसका मतलब हमारा सही था, इंटरपोलेशन हमारी सही थी। अब इसी तरह हम अपनी निकालेंगे K की वैल्यू, तो K की वैल्यू भी सेम निकलेगी। अब दोबारा से डिस्कस करूंगा तो फिर लंबा हो जाएगी वीडियो, तो आपको पता है F की आपको मैंने निकालनी सिखा दी, K की भी सेम ऐसी निकलेगी, बस आपको K की तरफ चले जाना, K के कॉलम में चला जाना, वहां पे 20 to 30 के बीच में देखना और उसके बीच में देखना, तो वहां से हमारी K की वैल्यू आती है 0.35, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज आ गया तो हम अपने फॉर्मुला में पुट करेंगे और हमारे आंसर निकालते हैं। तो देखो मैंने आपको कहा था K और F की हमारी वैल्यूज निकल गई, तो सिंपल फॉर्मुला में पुट करना है, तो देखो तीनों फॉर्मुला में लिख लिया, मैक्सिमम हुक टेंशन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट बेस के और पोजीशन ऑफ मैक्सिमम हुक टेंशन का। तो देखो अब इसमें सिंपली वैल्यूज डालने और कुछ नहीं करना, तो देखो WHD/2 1 माइनस K, तो अब W हमारा देखो 10 था, हमने कहा था स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर हमारा 9.81 होता है,
किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, ठीक है, पर मीटर क्यूब। एंड उसको हम अप्रोक्स कर लेंगे 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो देखो आपने यहाँ पे 10 डाल दिया, हाइट आपको 4 है, डायमीटर आपने 8 निकाला था, डिवाइड बाई 2, और अभी हमने के की वैल्यू निकाली 0.35, तो 1 माइनस 0.35 हमने करा, तो हमारा मैक्सिमम हुप टेंशन टी कितना आ गया 104 किलो न्यूटन, ठीक है, ये आ गया। अब अपने नेक्स्ट पे आते हैं। देखो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एट बेस, तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एट बेस हमारी कैंटिलीवर एक्शन की वजह से जो आती है हमारी, वो क्या आती है एफ डब्ल्यू एच क्यूब। तो एफ की वैल्यू हमारी 0.011 थी, इंटू 10 इंटू 4 का क्यूब, तो आपकी वैल्यू आती है देखो कुछ सॉल्व करके 7.04 किलोमीटर मीटर। देखो जरूरी नहीं है कि कैलकुलेटर से अगर आप करके देखते हो तो मेरी सेम ही आएगी, मैं थोड़ा सा अप्रॉक्स में लेके चलता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी रहे, क्योंकि मुझे आपको समझाना है ना कि रट्टा करवाना है, ठीक है। आपको कैलकुलेशन अभी कुछ भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू, थोड़ी सी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, कैलकुलेशन सारी बदल जाएगी। तो इसलिए सिर्फ मेरा जो होता है ना, मेरा जो काम है सिर्फ आपको समझाना है। देखो नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ मैक्सिमम हुप टेंशन, तो क्या थी एच इजिकल टू के एच, ठीक है ना, स्मॉल एच इजिकल टू के एच, मतलब कि एट एनी डेप्थ हो सकता है, ठीक है ना, एट एनी डेप्थ हमारा बिलो टॉप हो जा सकता है। तो देखो अबव बेस, हमारे अबव बेस लैब, तो यहाँ से हमारा कुछ भी हो सकता है, तो के डॉट एच, तो देखो 0.35 हमारी के की वैल्यू थी, इंटू एच हमारा 4 था, तो हाइट आ गई 1.4 मीटर। तो इन्होंने कहा है कि देखो यहाँ तो आपको कोई भी हमारी हुप टेंशन नहीं आती, ठीक है, लेकिन 1.4 मीटर जब आप ऊपर जाओगे तो वहां पे आपकी मैक्सिमम हुप टेंशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो आपकी कैंटिलीवर एक्शन लग रहा है, ठीक है, ये आपके सारे फॉर्मुलाज आ गया। अब इससे हम रिइंफोर्समेंट निकालेंगे। तो देखो अब हमने निकालनी है रिइंफोर्समेंट। तो देखो एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में करा था, जब हमने फ्लेक्सिबल बेस करा था, उसमें हमें सिर्फ टेंशन की वजह से निकालना पड़ना था, हुप टेंशन की वजह से। तो वहां पे हमने फॉर्मूला लिखा था एटी इजिकल टू टेंशन अपॉन हमारा सिग्मा एस टी, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील एनफोर्समेंट, ठीक है, उससे तो हमने निकाले। लेकिन अब हमारा क्या है, अब हमने सबसे पहले किसके लिए निकालना है, हमने मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के लिए, कैंटिलीवर एक्शन की वजह से जो हमारी बेंडिंग मूवमेंट आएगी, तो उसका फॉर्मूला हमारा अलग हो जाएगा, और वर्किंग स्ट्रेस में तो और ही अलग है। तो वो करने के लिए हमें कुछ डिजाइन कॉन्स्टेंट्स भी निकालने पड़ेंगे, तो अभी हम वो निकालेंगे। इसके बाद हमारी रिइंफोर्समेंट निकली। देखो सबसे पहले यूजिंग M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट वी हैव, ठीक है, तो देखो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की मैंने वैल्यूज पहले से लिख के रख ली। देखो सिग्मा सीबीसी हमारा क्या 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो सिग्मा एसटी मैंने आपको पहले से दिखा दिया है फोटो, उसमें हमारा परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील एनफोर्समेंट है, उसमें 115 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, ठीक है। एम यहाँ पे हमारा मॉडुलर रेशियो होता है इक्वल टू 13, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ क्या होती है। देखो वेयर एम इज इक्वल टू मॉडुलर रेशियो, एम इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 3 इंटू सिग्मा सीबीसी। तो अभी आपको मैं दिखाते हैं कहाँ पे मिलेगा, ये आपको IS 456 में मिल जाएगा। बाकी सारे फॉर्मुलाज आपको IS 3370 में पार्ट 1 में मिलेंगे, लेकिन सिर्फ ये वाला आपको चीज यहाँ पे 456 में मिल जाएगी। तो देखो नेक्स्ट बी में जाना है, B.2.1.2 D पे, ठीक है। तो अब आपको मैं दिखाया तो ये सारा आपको, ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो देखो ये आ गया हम नेक्स्ट बी पे। तो देखो सबसे पहले आता है B 2.1.2 पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो द मॉडुलर रेशियो M हैज द वैल्यू 280/3 सिग्मा सीबीसी, वेयर सिग्मा सीबीसी इज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एज स्पेसिफाइड इन टेबल नंबर 21। तो सिर्फ नेक्स्ट पेज पे है, ये पेज हमारा 80 है, मैं आपको पेज नंबर भी दिखा दिया। और देखो 81 पे देखो पेज नंबर पे क्या आता है, देखो यहाँ पे M20 हमारा, तो M20 पे देखो यहाँ पे सिग्मा सीबीसी आपको दिख रहा होगा, सिग्मा सीबीसी हमारे यहाँ पे क्या आता है 7 की वैल्यू आती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ पहले से 7 यहाँ पे हमने लिख के रखी है, तो यहीं से हमने लिख के रखी है। तो इसमें अगर आपने 7 डाला तो हमारा 13.333 कुछ आएगा मॉडुलर रेशियो, ठीक है। यहाँ पे आपने अगर 7 डाला तो यहाँ पे 21 हो जाएगा 280/21, ठीक है। अब आपकी 13.33 आता है, तो हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू लेनी थी, तो हमने 13 ले ली, तो यहाँ पे आपका ऐसे 13 आ गया। तो देखो अब आते हैं कैलकुलेट डिजाइन कॉन्स्टेंट। तो हमारे डिजाइन कॉन्स्टेंट हमारे एरिया निकालने के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कौन से होते हैं, के, जे और आर होते हैं, ठीक है। अब इनका एक एक करके मैं फॉर्मूला भी मैं दिखाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले आता है हमारा के, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो m इंटू एम हमारे यहाँ पे मॉडुलर रेशियो, मूवमेंट वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, m हमारी मॉडुलर रेशियो, तो m इंटू सिग्मा सीबीसी, जो भी हमने यहाँ पे 7 है ये, डिवाइडेड बाई ये सेम वैल्यू m सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्ट्रेस हो जाएगा परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील एनफोर्समेंट हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू आती है 13 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 7 प्लस 115। तो यहाँ से अगर आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपकी के की वैल्यू आती है 0.442, ठीक है। के की वैल्यू आ गई तो के से हमारा निकलेगा जे। तो देखो आप आगे पीछे नहीं कर सकते, पहले के फिर जे फिर आर, ऐसे ही निकलेगा। तो देखो अब जे आते हैं, तो जे हमारे के 1 माइनस के बाई 3, ठीक है, 1 माइनस के बाई 3। तो देखो के की वैल्यू भी हमने निकाली थी, ये आपने वैल्यू पुट करी, तो यहाँ से आपकी आ जाएगी जे की वैल्यू 0.853, आपकी जे की वैल्यू आ गई। तो अब इससे हमारी आर की वैल्यू आएगी। देखो इसमें हम आप देख सकते हैं फॉर्मूला में जे भी है, के भी है और सिग्मा सी बी सी भी है, तो जे के हमने निकाल लिया, तो तभी हमारा आर निकलेगा। तो ये सारी वैल्यूज आपने अगर पुट करी तो आपका आर आ जाएगा 1.32। तो आपके सारे डिजाइन कॉन्स्टेंट्स आ गए। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो देखो आपको पता है कि जब हमें बेंडिंग मूवमेंट होती है तो हमें थिकनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो हम देख लेते हैं जो हमने 170 mm थिकनेस ली थी वो सही भी ली है या फिर नहीं।
तो देखो द रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ द वॉल फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशन हमारी डी इज इक्वल टू अंडर रूट एम बाय आर इंटू बी। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस का मेथड होता है। तो देखो हमारा अंडर रूट में आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट जो भी हमने निकाला था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो ये हमने बेंडिंग मोमेंट निकाला था, तो अब ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया 7.04 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन एम एम। ठीक है, अब पहले किलो न्यूटन मीटर्स में था, अब हमारा 10⁻⁶ हो जाएगा, जिससे हमारा न्यूटन एम एम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10⁻⁶ लिख दिया। और आर अभी हमने निकाला था 1.32 इंटू 1000, हमारी बी तो आपको पता ही यूनिवर्सली होता है 1000 mm। तो यहाँ से आपका डी कितना निकल, जो हमारी थिकनेस होती है, रिक्वायर्ड थिकनेस होती है, डी इज इक्वल टू 73 mm। ठीक है, ये हमारी निकली। हेंस अज्यूम थिकनेस ऑफ 170 mm इज इन ऑर्डर। तो मतलब कि देखो रिक्वायर्ड थिकनेस इतनी थी, इससे कम तो आप ले नहीं सकते थे। इसका अगर आप इससे कम ली होती ना आपने पहले, वैसे तो हमारे कोड ही नहीं कहता, हमारा कोड ही कहता है कि 150 mm से हम कम ले ही नहीं सकते। फिर अगर ली भी होती तो ना आपको दोबारा से सारा डिजाइन करना होता है। देखो अब हमारे 73 से भी ज्यादा, 150 से भी ज्यादा, तो हमारी क्या है 170 mm। तो 170 mm हमने कह दिया कि हम ये अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हेंस अज्यूम थिकनेस ऑफ 170 mm इज इन ऑर्डर। तो अब देखते हैं, देखो अज्यूमिंग अ कवर ऑफ 35 mm अप टू द सेंटर ऑफ मेन बार्स ऑन वाटर साइड। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि देखो अब हमारा ये ऐसे टैंक है। ठीक है, अब पानी तो अंदर वाली तरफ होता है ना। ठीक है, तो ये ऐसे वॉल होती है ना, तो इसके बीच में हमारी रेनफोर्समेंट होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से हमने एक इफेक्टिव कवर भी ले लिया। ठीक है, 35 mm का। ठीक है, अप टू सेंटर ऑफ मेन बार। तो सेंटर ऑफ मेन बार तक हमने ऐसे ले लिया ऑन वाटर साइड। तो वाटर साइड अंदर की तरफ लिया है, मतलब कि जो बेंडिंग मोमेंट्स हमारी रेनफोर्समेंट निकलेगी ना, वो अंदर की तरफ होगी। कैंटिलीवर एक्शन हमें अंदर तक का बताता है। ठीक है, अंदर का बताएगी रेनफोर्समेंट, बाहर की हम अलग से निकालेंगे, अंदर की अलग से है। देखो देयरफॉर इफेक्टिव थिकनेस ऑफ वॉल हमारी देखो क्या हो जाएगी, पूरी 170 है। ठीक है, माइनस हमारी 35 होती है, 135 mm हमारी यहाँ पे थिकनेस हो जाएगी हमारी वॉल की। तो देखो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड हमारा फॉर्मूला देखो, वर्किंग स्ट्रेस मेथड शायद अगर आप पहली बार कर रहे हो तो सारे फॉर्मूला मैंने ब्लू पेन से लिखे हुए ताकि आपको याद रहे। तो देखो आपको पता भी चलता रहे कि भाई ये वर्किंग स्ट्रेस का मेथड का फॉर्मूला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे क्या आएगा एम, यहाँ पे हमारा एम क्या है, वही हमारा बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगा कैंटिलीवर एक्शन की वजह से, डिवाइडेड बाय जे इंटू डी इंटू सिग्मा सी टी। तो देखो यहाँ पे तो मैंने ये डी कर दिया, देखो ये भी हमारा ना डी हो गया। अब डी इक्वल टू 135, अगर मैं यहाँ पे टी लिख देता ना तो थोड़ा हॉच पड़ जाता। आप सोचते 170 लेना है या फिर ये लेना है, तो हमने अब डी वैल्यू ले दी, तो डी इक्वल टू 135 एम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे टी मत कर देना, फॉर्मूला आप डी में रखो, बेस्ट रहेगा। ठीक है, टीचर को भी चेक करना नहीं तो वो भी सोचेगा भाई ये टी कहाँ से आ गया, फॉर्मूला तो ऐसे टी है ही नहीं। तो अब देखते हैं इसमें वैल्यूज पुट करके हमारा एरिया ऑफ स्टील क्या आता है। तो देखो अब आपको फॉर्मूला तो पता है, ये सारी मैंने वैल्यूज लिख के रख ली है साइड में, ताकि आपको बार बार पीछे ना देखना पड़े, वीडियो रिवाइड ना करनी पड़े, कि आपका टाइम बच जाए। देखो एम की वैल्यू भी जे की, डी की और सिग्मा एस टी की। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला एम बाई जे इंटू डी इंटू सिग्मा एस टी। तो आप इसमें सिंपल वैल्यूज डालनी है आपने, और कुछ नहीं करना, सिंपल इसमें सिर्फ वैल्यूज डालेंगी और यहाँ पे आपका एरिया ऑफ स्टील आएगा 532 mm स्क्वायर। तो देखो इसकी वैल्यू ना सिर्फ एक फेस के लिए। देखो अब हमने टैंक जो हमने डिजाइन करा है, हमने कहा था इनर फेस के लिए, वाटर साइड के लिए, तो एक ही फेस पे हमारी कर रहे हैं। तो मैंने आपको अपने फ्लेक्सिबल बेस में ही आपको समझाया था कि हमारी जो हमारा रिजिड बेस आया था ना, तो उसमें कैंटिलीवर एक्शन आता है, तो हमारी डबल इन्फोर्समेंट हो जाती है। ठीक है, दो फेस पे डालनी पड़ती है हमारी। थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूँ आपको, अगर ऐसे है तो हमारी ये कुछ इस तरह होगी। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी लास्ट में इन्फोर्समेंट डिटेल्स। तो ये हमारी ऐसे डलती है, लेकिन इसमें डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ इनर साइड की निकाली है जो कि हमारी वाटर साइड होगी। तो यहाँ पे सिंपल यही एरिया रहेगा, एरिया ऑफ स्टील 532 mm स्क्वायर। मैं यहाँ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बाद में मुझसे क्वेश्चन ना करें कि सर आपने यहाँ पे तो डिवाइड बाय 2 नहीं करा, आगे करते जब हमने रेनफोर्समेंट निकाल लिया। तो देखो अब यूजिंग 12 mm डाया बार, तो 12 mm की आप जगह 10 भी ले सकते थे, 16 भी ले सकते थे, 20 भी ले सकते थे, 8 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। मैंने 12 लिया क्योंकि थोड़ा सिंपल सा रहता है। देखो यूजिंग 12 mm डाया बार, एरिया ऑफ वन बार क्या है 113 mm स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला पता है पाई बाय 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला पता है, स्पेसिंग आपकी निकल जाएगी, स्पेसिंग का फॉर्मूला भी आपको पता है, एरिया ऑफ वन बार इंटू बी डिवाइडेड बाय ए एस टी। ठीक है, ए एस टी या फिर ए टी, हम यहाँ पे ए टी कह रहे हैं। देखो ए टी, ठीक है, एरिया ऑफ टोटल स्टील। तो यहाँ पे आपने वैल्यू डाली 212 आ गया, तो हमने अप्रॉक्स ले ली 212। वैसे वहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकल भी चले तो 212 आपको ऐसे ऐसे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखो हमने अप्रॉक्स ले ली 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, आपको अब सरिया भी पता चल गया, आपको क्या है 12 mm भी पता चल गया, स्पेसिंग पता चल गया, तो हमने प्रोवाइड कर दिया। तो देखो प्रोवाइड 12 mm डाया बार्स at 200 mm center to center spacing in the form of vertical bars on the inner face of wall। तो ये आपको चीज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स और ऑन द इनर फेस ऑफ वॉल। ठीक है, इनर फेस ऑफ वॉल पे हमने वर्टिकल बार्स प्रोवाइड कर दिया है। कैसे, अगर आपको ये हमारी वॉल है तो ये मैं मोटा दिखाता हूँ थोड़ा। देखो अब ये वाले जो हमारे स्टील है ना, ये वाला अंदर वाला सिर्फ तुम्हारे वाटर के अंदर अंदर है। ठीक है, अब ये देखो सर्कुलर होती है। देखो सर्कुलर, अगर मैं आपको ये चीज दिखाऊं, सिर्फ पेन की टिप दिखाऊं इसमें ऐसे, देखो सर्कुलर होता है ना, हमने ऐसे काट के हम देख रहे हैं साइड से, तो ऐसे ये सारा सर्कुलर ऐसे ऐसे पूरा होगा। ठीक है, जैसे रिंग बीम हमारा होता है ना, तो मतलब रिंग बीम तो नहीं, रिंग बीम तो अलग हो जाता है।
देखो ऐसे इसमें सारा ये सर्कुलर में ऐसे सारा ऐसे ऐसे सीधा सीधा ऐसे ऐसे डलते जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये तो आपको समझ आ गया ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब हम आके देखते हैं कैसे कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है अपने रेनफोर्समेंट की हुक टेंशन के लिए भी, तो वो सब देखते हैं हम आगे। तो देखो अब हम करेंगे डिजाइन ऑफ सेक्शन फॉर हुक टेंशन। तो हुक टेंशन के अकॉर्डिंग हम अपना डिजाइन करेंगे अपने सेक्शन को। देखो मैक्सिमम हुक टेंशन हमारी निकलेगी थी 104 किलो न्यूटन एट 1.4 मीटर अबव बेस। तो हमारा मैग्नीट्यूड भी हमारे पास है और पोजीशन भी हमारे पास है। देखो एरिया ऑफ हुक रेनफोर्समेंट, तो पहले ही मैं आपको बता के चला था ना कि ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब हमारी हुक टेंशन हो हमारे पास। ये नहीं कि आप कोई भी यूज कर दो, वो हमारा मूवमेंट के लिए था, हमारा बेंडिंग मूवमेंट के लिए था, अभी हमारा हुक रेनफोर्समेंट के लिए। तो टेंशन हमने ऐसे डाल दी, तो सिग्मा ऐसा आपको पता ही है हमारा स्टील इन्फोर्समेंट के लिए हमारा परमिसिबल स्ट्रेस है, तो यहाँ पे सिग्मा टी होना चाहिए था, ठीक है। सिग्मा एस टी हमारा होना चाहिए। तो देखो 104 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 115, ठीक है। 104 हमारा ये वाला है, ठीक है, इंटू 1000 हमने न्यूटन में करने के लिए करा है, और 115 हमारा तो है न्यूटन पर एम स्क्वायर पे, ठीक है। न्यूटन पर एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ स्टील हमारा क्या है, 904 एम स्क्वायर। देखो देखो अब आपने हुक टेंशन निकाला, ठीक है। आपने ये नहीं कहा कि अंदर का निकाले बाहर के लिए निकाला है, तो आपने टोटल निकाल दिया, ठीक है। आपने ऐसे टोटल निकाल दिया, जो हमारा ऐसे ऐसे अंदर जा रहा है ना, हमने कह दिया टोटल है। लेकिन हम कह रहे हैं अब एक एक फेज के लिए अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। स्पेसिंग आपकी तभी निकलेगी। तो देखो लेट अस प्रोवाइड हुक रेनफोर्समेंट एट बोथ द फेज। तो दोनों फेज पे हमने प्रोवाइड कर दी, देयरफॉर एरिया ऑफ हुक रेनफोर्समेंट ऑन ईच फेज क्या होगी, बस इसको टोटल को डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2, ठीक है। इक्वली स्पेस करते हैं, मतलब इक्वली डिवाइड करते हैं, सॉरी स्पेस तो हमारा अलग अलग हो ही जाएगा, तो लेकिन हमने इसको इक्वली डिवाइड करते हैं एरिया को। तो इक्वली डिवाइड करा तो देखो 452 एम स्क्वायर हमारा ये आ जाएगा, 904 डिवाइड बाई 2 452 एम स्क्वायर। तो अब इसको देख के हम करते हैं स्पेसिंग, ठीक है। स्पेसिंग अब इसको करेंगे, क्योंकि अगर हमने एक बार की निकाली, जैसे समझो अगर इसकी स्पेसिंग हमारी कितनी आ रही है, 250 आ रही है, तो यहाँ पे 250, यहाँ पे 250 है, और ना तो वही सेम हमारा यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे निकालते हैं। तो देखो यूजिंग 12 mm डाया रिंग्स, तो मैंने यहाँ पे फिर से 12 ले लिया, और अब उसका एरिया क्या होता है, देखो 113 एम स्क्वायर एरिया ऑफ 1 बार, ठीक है। तो स्पेसिंग क्या होगी हमारी 113 इंटू 1000 बाई 452। तो फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, बार बार नहीं डिस्कस करते। तो इजिकल टू 250 एम सेंटर टू सेंटर, तो आपका ये हो गया। तो हमने प्रोवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा होगा देखो प्रोवाइड 12 एम डाया रिंग्स। तो मैंने रिंग्स कह दिया, रिंग्स क्यों कह दिया मैंने, सर्कमफेरेंशियल की टेंशन की वजह से आया, तो रिंग्स कैसे हो गया, तो ऐसे ऐसे रिंग्स मैंने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब कि ये नीचे को जा रही है, ऐसे नीचे को जा रही है, लेयरिंग हो रही है, ऐसे ऐसे ना लेयर हो रही है ये तो मैंने रिंग्स कह दिया। आप खूब बार्स कह सकते थे, हुप्स कह सकते थे, कुछ भी कह सकते हो, सब कहने की चीजें हैं, मतलब एक ही है। तो देखो प्रोवाइड 12 एम डाया रिंग्स एट 250 एम सेंटर ऑन बोथ फेसेस ऑफ द वॉल। तो बोथ फेसेस ऑफ द वॉल तो आएगा ही आएगा, तो बोथ फेसेस ऑफ वॉल का हमारा ऐसे ऐसे हमारी ऊपर इन्फोर्समेंट होगी, ठीक है। देखो चेक फॉर टेंसाइल स्ट्रेस इन कंप्लीट सेक्शन। तो देखो अब चेक का आ गया, आपने देखा होगा हमने कभी ये थिकनेस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करा है, लेकिन ये चेक में भी यूज होता है। तो हम चेक कर लेते हैं फॉर टेंसाइल स्ट्रेस इन कंप्लीट सेक्शन, तो पूरे सेक्शन का हम चेक कर लेते हैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एस टी इजिकल टू टी बाई टी इंटू 1000 प्लस एम माइनस 1 ए टी, जो कि हमारा एरिया ऑफ स्टील होता है। तो अब देखो इसमें सारी वैल्यूज हमें पता है, टी की वैल्यू भी पता है, स्मॉल टी हमारी थिकनेस होती है, 1000 भी आपको पता है क्या होता है। देखो ये एरिया ऑफ कंक्रीट सेक्शन होता है, ठीक है ये, और ये हमारे एम आपको पता है, मॉडुलर रेशियो हमने निकला, एटी हमने निकाला। अब आपको सिग्मा एस टी नहीं पता, सिग्मा एस टी मैंने आपको फोटो दिखाई थी शुरू में, तो उसमें दिखा था कि 4m20 सिग्मा एस टी हमारा 1.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर हमारा ये होती है वैल्यू। तो आपको सिंपली वैल्यू डालनी है, ठीक है। अभी वैल्यू नहीं डालनी, अभी सिंपल आप ये सॉल्व करो, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज पता है। सारी वैल्यूज आपने पुट करी, तो आपका क्या था 0.575। तो हमने M20 ग्रेड लिया था, हमने लिया था M20 ग्रेड। तो M20 ग्रेड के अकॉर्डिंग हमारा टेंसाइल स्ट्रेस हमारा यहाँ पे क्या है इन कॉम्प्लेक्स सेक्शन 0.575 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये तो 1.2 से कम है, मतलब हैंस सेफ। अगर 1.2 से ज्यादा था तो मतलब कि हमारे यहाँ पे स्ट्रेस अकर होता है, जिससे कि हमारा फेलियर हो सकता था हमारा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारा कम है तो हैंस सेफ। अगर ज्यादा था तो आपको सारा डिजाइन करना पड़ता है। डिजाइन कैसे, हमारी यहाँ पे थिकनेस बदल जाती, आप ग्रेड बदल सकते हो। ग्रेड तो वैसे चलो क्वेश्चन में दिया तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप यहाँ पे थिकनेस बदल सकते हो, एरिया ऑफ स्टील बदल सकते हो, तो इससे हमारा यहाँ पे सारा फर्क पड़ जाता है। तो देखो यहाँ पे हम हैंस सेफ आ गया। तो अब देखते हैं हम आगे क्या करेंगे। तो देखो अब आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट। तो देखो परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट, तो इसका भी एक थंब रूल है ये वाला। देखो ये किस लिए होता है, देखो 0.3 से लेके 0.2% के बीच बीच में होता है। क्यों होता है, हमारी थिकनेस जब हमारी 100 mm से लेके 450 के बीच बीच में देखते हैं, तो उसके लिए हमारे थंब रूल है, थिकनेस हमारी यहाँ पे देखो टी ऐसी रहेगा, बाकी सभी ऐसी चीजें रहेंगी। तो देखो 0.3 माइनस, क्योंकि 0.3% से कम रहेगा, तो 0.3 माइनस 0.1 ब्रैकेट में देखो टी माइनस 100 बाई 350। तो हमारा थंब रूल है, तो टी बदलेगा यहाँ पे सिर्फ, और कुछ नहीं बदलेगा। तो हमारा परसेंटेज है, तो देखो परसेंटेज अगर आप यहाँ पे निकालोगे वैल्यू हमारी थिकनेस की हमारी 170 है। अब आप वो मत ले लेना वाटर साइड वाली जो हमारी इफेक्टिव निकली थी, वो नहीं लेनी है आपको, सिंपल लेनी है पूरी। तो जिससे कि हमारी वैल्यू 170 रहेगी, और 170 आपने यहाँ पे डाला तो 0.28% निकला, ठीक है। आप 3 नहीं ले सकते। अब ये मत लेना कि डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट तो मोस्टली हम 3 एनफोर्समेंट लेते हैं, 0.3% ले लेते हैं, तो वो मत लेना, तो 0.28% लेना, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा थंब रूल है।
तो अब इसको देखते हैं, हम एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे तो एरिया ऑफ स्टील हमारा क्या होगा 0.28% इंटू टी इंटू बी। तो एरिया ऑफ कंक्रीट एरिया हो जाएगा पूरा, कंक्रीट एरिया की वजह से हमारा हो जाएगा तो टी इंटू बी। तो टी हमारा 170 है, बी हमारा हमेशा 1000 mm रहता है, तो उससे हमारी वैल्यू आएगी एरिया ऑफ स्टील की 476 mm स्क्वायर। ठीक है, 476 mm स्क्वायर आएगी। तो एरिया ऑफ स्टील ऑन ईच फेस, तो अब ईच फेस पे निकालें, ठीक है, दो फेस पे निकला जाएगा सब कुछ। तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ स्टील ऑन ईच फेस 476/2, जो कि हमारी वैल्यू आएगी 238 mm स्क्वायर। तो देखो 238 mm स्क्वायर हमारी एरिया ऑफ स्टील ऑन ईच फेस आ गया, मतलब कि एक फेस पे हमारी होगी। तो यूजिंग 8 mm डाई बार्स, जिसका कि 8 mm, देखो पहले हम 12 mm यूज कर रहे थे, अब मैंने 8 mm पर आ गया। तो 8 mm का हमारा एरिया क्या आएगा 50 mm स्क्वायर। तो अप्रॉक्स है 50 पॉइंट कुछ आता है, तो 50 mm स्क्वायर। स्पेसिंग हमारी क्या आएगी, आपको फॉर्मुला पता है, तो 52,000/238। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते 210, हमने अप्रॉक्स ले लिया 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो अब सिंपल हम प्रोवाइड कर देंगे, आपको पता चल गया 8 mm डाई बार्स है और 200 mm सेंटर टू सेंटर। अब तो देखो प्रोवाइड 8 mm डाई वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बार्स एट 200 mm सेंटर टू सेंटर ऑन एक्सटर्नल फेस ओनली। तो आप सोचोगे, अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर आपने अभी कहा था ईच फेस पे, लेकिन अब आप कह रहे हो एक्सटर्नल फेस ओनली। पता है क्यों? क्योंकि जो हमारा इंटरनल फेस है ना, जैसे ये दो फेस थे हमारे, ठीक है, हमारा ऐसे बेस था, तो देखो अब एक्सटर्नल फेस पे तो हमने प्रोवाइड कर रहे हैं हम ये वाला ईच फेस, ठीक है। अब जो हमारा इंटरनल था ना, वो तो हमने कैंटिलीवर एक्शन से हमने निकाल ही लिया, जो बेंडिंग मोमेंट से हमने निकाला, तो इंटरनल तो हमने निकाल चुके हैं। लेकिन अब उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो इस तरफ वाला निकाल रहे हो एक्सटर्नल फेस वाला, तो आप सिंपल ये प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत हैवी भी हो जाएगा और गलत स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा। तो देखो अब इसमें भी ईच फेस करना है, तो इसका भी डिवाइड कर दोगे, तो इस पे जो इन्फोर्समेंट निकलेगी, ठीक है, ईच फेस के लिए, इस फेस के लिए हम डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसमें ना होती तो दोनों फेस के लिए करती तो हाफ ऑफ जाती है, तो यहाँ पे हाफ ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी इन्फोर्समेंट आएगी तो वो इसको हाफ कर देंगे, ईच फेस यहाँ पे हमारा होगा। तो ये आपको कोई डाउट आ सकता था, इसलिए मैंने पहले कवर कर दिया, ना कि कमेंट्स में, नहीं तो फिर आपके कमेंट्स आते तो वहां पे अपना डाउट क्लियर करता। तो देयरफॉर प्रोवाइड 8 mm डाया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। तो सॉरी ये वाली चीजें तो रही नहीं इसमें, वर्टिकल बार्स है, तो ये हमारे ऐसे वर्टिकल बार्स है, ठीक है, ऐसे हमारे वर्टिकल बार्स है, ऐसे ऐसे जा रहे हैं वर्टिकल बार्स एट 200 mm सेंटर सेंटर ऑन एक्सटर्नल फेस ओनली। तो एक्सटर्नल फेस पे आपको ऐसे शो करना है। तो यहाँ पे हमारे ये वर्टिकल बार्स वाला तो हमारा सारा खत्म हो गया। अब हम देखते हैं हुप रेनफोर्समेंट की वजह से हमारा क्या आता है, कटेलमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट। तो देखो अब आता है हमारा कटेलमेंट ऑफ हुप रेनफोर्समेंट। तो अब कह रहे हैं हम एट 2 मीटर बिलो टॉप। तो एट 2 मीटर बिलो टॉप पे हमारी क्या आती है, देखो हुप टेंशन हमारी यहाँ पे क्या आती है, हुप टेंशन का आपको फॉर्मूला पता है ये वाला, ठीक है, आपने करा हुआ, आपने अगर नहीं करा हुआ फ्लेक्सिबल बेस का तो आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं वहां पे। तो देखो हाफ इंटू 10 इंटू 2 इंटू 8, हाइट हमारी यहाँ पे 2 हो जाएगी क्योंकि एट 2 मीटर बिलो टॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी 80 किलोमीटर हमारी हुप टेंशन आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से 80 किलोमीटर हमारी हुप टेंशन आ गई। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील सेम वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, क्या हमारा एरिया ऑफ स्टील इजिकल टू टेंशन अपॉन हमारा सिग्मा एस टी, ठीक है। तो टी हमारा यहाँ पे मैंने फॉर्मूला स्किप कर दिया क्योंकि हम करते ही आ रहे हैं पहले से। देखो 18 × 10⁻³ कर दिया क्योंकि यहाँ पर न्यूटन में कर दिया, डिवाइड बाई 115। तो हमारा एरिया ऑफ स्टील क्या आ जाएगा 696 mm स्क्वायर। तो आपका ये तो एरिया ऑफ स्टील टोटल आया, लेकिन आपको निकालना है एरिया ऑफ रिंग्स ऑन ईच फेस। तो हुप्स भी कह सकते हो, बार भी सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। एरिया ऑफ रिंग्स ऑन ईच फेस क्या आएगा 696/2, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 348 mm स्क्वायर हमारा ये आ जाएगा एरिया ऑफ रिंग्स ऑन ईच फेस। तो उससे हमारे देखो अब यूजिंग 12 mm डाया बार, स्पेसिंग हमारे देखो एरिया ऑफ वन बार क्या आएगा 113 mm स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी स्पेसिंग आएगी 113 इंटू 1000/348। तो यहाँ से आपकी अप्रॉक्स क्या आती है, मतलब 324 आपकी वैल्यू आती है। तो लेकिन हमने अप्रॉक्स क्या ले ली 320, 320 हमने एम सेंटर सेंटर हमने ले ली स्पेसिंग ऑफ आरएम डाया बार्स कटेलमेंट ऑफ हुप रेनफोर्समेंट के लिए 2 मीटर बिलो टॉप। therefore provide 12 mm dia bars at the rate 320 mm center to center at 2 मीटर बिलो टॉप। देखिए कटेलमेंट हमने 2 मीटर बिलो टॉप पे हमने यहाँ पे शो कर दी, ठीक है, यहाँ पे मतलब अगर ये टैंक है पूरा, ये ऐसे टैंक जा रहा है हमारा, ये चीज नहीं है। तो देखो यहाँ पे 2 मीटर बिलो पे अब आपकी ये वाली रिइंफोर्समेंट आपकी ये वाली शो हो जाएगी, ठीक है। आपको मैं आप लास्ट में रिइंफोर्समेंट डायग्राम आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको शो मिलेगी, ठीक है। आपका एक कटेलमेंट ऑफ हुप रिइंफोर्समेंट आ गया। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो देखो अब आता है हमारे मिनिमम एरिया एनफोर्समेंट। देखो हम कहते हैं कि सबसे ऊपर भी, मतलब कि सब पूरा हम देखते हैं, सबसे ऊपर की सब में देखते हैं, मतलब कि सिर्फ बेस को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ये पूरा ऊपर देखते हैं, तो हम कहते हैं उसमें मिनिमम एरिया ऑफ एनफोर्समेंट हम कर देते हैं, मतलब कि थोड़ी सी जगह जहाँ पे भी रहते हैं वहां पे हम एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। देखो 0.3% ऑफ कंक्रीट एरिया, तो टी इंटू बी हमारा 0.3% पे होता है मिनिमम एरिया ऑफ एनफोर्समेंट, आपको पता ही है। तो 0.3/100 हमारे परसेंटेज चला गया, तो 170 इंटू 1000 हमारा बी हमारी यूनिवर्सल है, 1000 mm थिकनेस हमारी 170 mm आ जाएगी। तो हमारी एरिया क्या आएगी यहाँ पे 510 mm स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गई तो एरिया और एनफोर्समेंट ऑन ईच फेस। तो हर एक फेस के लिए हमने करनी है, तो ईच फेस के लिए भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगी 255 mm स्क्वायर। तो अब ये चीज होगी, तो देखो यूजिंग 8 mm डाया बार, तो बार बार सेम ही आता रहता है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, समझाने में टाइम लगता है, लेकिन आप खुद जब करोगे ना बाय हैंड, अब जब आपके पास क्वेश्चन आएगा सिर्फ
15 से 20 मिनट लगेंगे, नहीं तो वैसे डिजाइन के क्वेश्चन के लिए 1-1 घंटा भी लग जाता है। तो देखो हम करेंगे यूजिंग 8 mm डाया बार्स, एरिया ऑफ 1 बार हमारी 50 एम्स को रहेगी, स्पेसिंग हमारी आपको पता है फॉर्मूला 50 × 1000/255, टोटल एरिया ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 196। तो 190 mm हमने अप्रॉक्स ले लिया, तो सेंटर सेंटर हमारा 180 mm, सेंटर सेंटर हमारे आ जाएगी स्पेसिंग। तो देयरफॉर प्रोवाइड 8 mm डाया बार्स एट 190 mm सेंटर सेंटर। तो हमने मिनिमम एरिया ऑफ एनफोर्समेंट हमने ऐसे ऐसे प्रोवाइड कर देंगे हमारी कितने पे, प्रोवाइड 8 mm डाया बार्स एट 190 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, यहाँ से हमारे पूरी एनफोर्समेंट तो खत्म होगी वॉल्स की। ठीक है, वॉल्स की हमारी सारी खत्म होगी। अब हम करते हैं बेस की। ठीक है, अब बेस की देखते हैं कैसे निकलेगी हमारी एनफोर्समेंट। तो देखो अब आता है डिजाइन ऑफ बेस स्लैब। तो डिजाइन का मतलब ये होगा कि इन्फोर्समेंट निकालना है। ठीक है, बेस स्लैब की आपकी ना यहाँ पे बेस स्लैब की थिकनेस होती है। देखो प्रोवाइड थिकनेस ऑफ बेस स्लैब मैंने 180 mm ले ली। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 180 mm नहीं लेनी थी तो आपकी मर्जी, आप 170 भी ले सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 170 बस 150 से ज्यादा लेना है। ठीक है, अब मैंने 170 से भी ज्यादा ली, मैंने कहा कि यार बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो 180 ले ली मैंने। अब 170 भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने सेम ही रखी हुई है। तो हम निकालेंगे मिनिमम एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट। तो आपको पता है कंक्रीट एरिया का 0.3% हो जाएगा। तो देखो 0.3/100 इंटू 180 इंटू 1000, तो 180 आएगा अब थिकनेस। ठीक है, थिकनेस हमने ये वाली आएगी। बेस स्लैब डिजाइन कर रहे हैं, अब हम वॉल्स को भूल जाओ, सिर्फ आप बेस स्लैब की बात करो। तो देखो 540 m² आ जाएगा। तो देखो अब उससे एरिया ऑफ एनफोर्समेंट ऑन ईच फेस, तो बेस स्लैब पे तो वैसे भी दोनों तरफ से होती है, चाहे वो फ्लेक्सिबल जॉइंट हो या फिर रिजिड जॉइंट हो। देखो अब एरिया ऑफ एनफोर्समेंट ऑन ईच फेस हमारी 540/2 आ जाएगी, 270 m²। तो यहाँ से हमारे यूजिंग 8 mm डाया बार्स, तो 6 भी ले सकते थे आप, 10 भी ले सकते थे, 12 भी ले सकते थे, मैंने 8 ले लिया। तो 8 mm डाया बार्स, एरिया ऑफ 1 बार 50 m²। तो स्पेसिंग आपको फॉर्मुला सेम है, 15 × 1000/270 इक्वल टू 185। तो अप्रॉक्स हमने ले दिया 180 mm सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे आपका सारा कुछ हो गया। तो देयरफॉर प्रोवाइड 8 mm डाया बार्स एट 180 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे। तो बोथ वे मतलब कि टॉप एंड बॉटम। तो टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम की मतलब ये यहाँ पे हमारा ये जो हमारा प्रोवाइड होएगा, ये टॉप एंड बॉटम में हमारा क्या आएगा, प्रोवाइड 8 mm डाया बार्स एट 180 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज। ठीक है, इससे हमारा ये वाला एरिया भी, ये वाला स्टील भी होएगा हमारा, ये वाला स्टील भी होएगा। तो यहाँ से हमारा डिजाइन ऑफ बेस स्लैब तो हो गया। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आती है हमारा, जब हमारा रिजिड बेस होता है ना, यहाँ पे एक नई चीज आती है, वो भी हम देखते हैं। तो देखो अब आता है हमारा हॉन्स रेनफोर्समेंट। तो हॉन्स रेनफोर्समेंट आपके लिए एक नई चीज होगी। हॉन्स रेनफोर्समेंट देखो पता है क्या होता है, हॉन्स का मतलब क्या होता है, हॉन्चेस हमारे ना एक तरह का बेरिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसे हमारे जैसे ये हमारा जैसे वो है, आपको एक रियल इमेज भी ऊपर आ जाएगी, मैं आपको बताना भूल गया, एक रियल इमेज आपके पास ऊपर आ जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगी हमारा हॉन्च क्या होता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया हॉन्च हमारा क्या होता है। तो देखो अब ये क्या होता है, किस चीज के लिए होता है, एक हमारा स्टेबिलिटी देता है। यहाँ पे हमारा ऐसे प्रोवाइड होता है, आपको पता चली गया रियल इमेज पे। तो देखो अब यहाँ पे हमारे ऐसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो हमें वो प्रोवाइड चीज करनी पड़ती है ताकि हमारा जो कैंटिलीवर एक्शन लगा था ना, कैंटिलीवर एक्शन पे यहाँ पे हमारे हॉन्स रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, याद रखना कैंटिलीवर के लिए, ताकि हमारे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, आपके पास रियल इमेज भी आ गई ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हॉर्न रिइंफोर्समेंट क्या होती है। तो देयरफॉर प्रोवाइड, ये आपको सिर्फ प्रोवाइड करना, अपने हिसाब से कर दो जो भी आपको अच्छा लगे। मैं तो कह रहा हूँ आप यूनिवर्सल यही रखो, जहां पे भी आपको ये आए तो सिंपल आप यही चीज करो। ठीक है, और कुछ मत करना। देखो प्रोवाइड 150 mm to 150 mm हॉन्चेस एट द जंक्शन ऑफ वॉल एंड बेस स्लैब। तो जंक्शन पे आपको ऐसे प्रोवाइड कर देना 150 mm के। ठीक है, 150 into 150 mm के हॉन्चेस आपको प्रोवाइड कर देने। देयरफॉर प्रोवाइड 10 mm डाया बार्स एट 200 mm सेंटर सेंटर एट हॉन्च रेनफोर्समेंट। ठीक है, मतलब कि आपको 10 mm डाया के बार आपको 200 mm सेंटर सेंटर में, आप देख सकते हैं रियल इमेज में भी आपको दिखेगा स्पेसिंग हो रखी है इनकी भी। तो स्पेसिंग आपको 200 mm सेंटर सेंटर कर देनी है, और 10 mm डाया बार हमने ले लिया। तो आप ये यूनिवर्सल से ही रखो। अब आपको यहाँ पे 8 करना है, 6 करना है, वो आप पर है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 10 mm डाया बार से लेके चलना है, और एट 200 mm सेंटर सेंटर आप स्पेसिंग लेके चलना है। ठीक है, अब आपका ये हो गया फ्री बोर्ड। तो आपको पता ही है, देयरफॉर प्रोवाइड अ फ्री बोर्ड ऑफ 150 mm। अगर आपको नहीं पता तो आप दे सकते हैं फ्लेक्सिबल बेस में। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे इन्फोर्समेंट डिटेल्स में, तो आपको वहां पे मैं अच्छे से समझा दूंगा फ्री बोर्ड क्या होता है। तो हम देखते हैं अपनी इन्फोर्समेंट डिटेल्स। तो देखो ये आ गया हमारी इन्फोर्समेंट डिटेल्स। तो देखो सबसे पहले आपको फ्री बोर्ड ही समझाया। तो देखो फ्री बोर्ड हमारा पता है क्या आता है, जो हमारी डेप्थ होती है ना 4 मीटर से, इसके ऊपर ना हमने थोड़ी सी स्पेसिंग दी होती है, ताकि वैसे मेन इसका चीज क्या होती है, ताकि हमारे जो अगर कोई बंदा गलती से फंस जाए इसके बीच में, जैसे ये तो हमारा ढक्कन हो जाएगा इसका, तो फंस जाए तो सांस लेने के 150 mm हमारा होगा कि वो डूबेगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ये इस चीज के लिए होता है, बाकी भी 2-3 चीजों के लिए और होता है, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारा यही होता है। और हमारा 150 mm का ही हम प्रोवाइड करते हैं। आपको 200 mm का भी करना, 200 का भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 150 ही करो, मेरे अकॉर्डिंग 150 बेस्ट है। ठीक है, आप रेनफोर्समेंट यहाँ पे दे सकते हो। तो ये सारी मैंने देखो यहाँ पे रिंग्स ये वाली प्रोवाइड करी हुई है। देखो 12 डायर रिंग्स है, 250 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, बोथ की है, तो इसलिए लाइन ऐसे दिखाई हुई कि ये भी। ठीक है, अब देखो इसमें फर्क पड़ता है। देखो अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, आपको सारे इन्फोर्समेंट तो आपको पता है कि कैसे कैसे दी थी, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखो 12 mm डायर रिंग्स यहाँ पे देखो 250 mm सेंटर सेंटर, यहाँ पे 320 है, और यहाँ पे हमारी 190 है। ठीक है, अब देखो स्पेसिंग भी आपको वैसे दिखानी पड़ेगी। देखो 190 सबसे कम है।
ठीक है 320 250, तो यहाँ पे आपको स्पेसिंग देखो कितनी क्लोजली है, ठीक है आपको पता चल रहा है ना स्पेस कितनी हमने क्लोजली करे हुए है, तो इसलिए हमने करे हुए है ताकि आपको यहाँ पे ना कॉमन सेंस पे दिखाना भी होता है, ये नहीं कि आप सिंपल यहाँ पे बात दिखा दिया फटाफट लिख दिया और खत्म हो गया क्वेश्चन, ऐसे नहीं होता, थोड़ा कॉमन सेंस भी दिखानी पड़ता है क्योंकि इसी के नंबर ज्यादा होते हैं, ठीक है एक इसके और ये जो हमने स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं इसके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 190 में देखो कितनी क्लोजली रिलेटेड करा है, 320 हमने बहुत ज्यादा गैप दे दिया और 250 में हमने इसका थोड़ा सा बीच में चला दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज्यादा प्रोवाइड है। ऐसे सेम हमने यहाँ पे करा है लेकिन यहाँ पे हमने मेंशन नहीं करना, ठीक है बार बार आप मेंशन नहीं करोगे हर जगह पे, बस ऐसे घूम के ऐसे सेम ही तो डल रहा है सारा कुछ, तो आपको यहाँ पे वैसे ही दिखाना है, देखो यहाँ पे क्लोज रेटेड है, यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, तो ऐसे दिखाना है, लेकिन मैम मेरी मानो तो लेफ्ट साइड आप दिखाया करो अपने रिंग्स वगैरह होप इन्फोर्समेंट दिखाया करो, राइट तरफ आप दिखाया करो अपनी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दी, ठीक है अब देखो यहाँ आपने 180 हमें बता दिया कि बेस लैक्यूम थिकनेस ये है, अगर 170 होती तो फिर मैं शायद यहाँ पे शो भी ना करता, लेकिन 180 लिया तो मैंने यहाँ पे 180 शो कर दी, और देखो अब यहाँ पे हमारे हॉन्चेस भी प्रोवाइड कर चुके हैं, तो देखो ऐसे हम डायग्राम बनाएंगे, लेकिन ये बनाने जरूरी है, ये नहीं कि आप हॉन्च प्रोवाइड ही ना करो, तो प्लीज रिजिड बेस में आप जरूर प्रोवाइड करना हमारे हॉन्चेस, तो इसके मार्क्स होते हैं, छोटी छोटी चीजों के मार्क्स होते हैं, ठीक है अब देखो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 10 डाया एट 200 mm सेंटर सेंटर हमने ये प्रोवाइड करा है, 8 डाया एट 180 mm सेंटर सेंटर बोथ वेज पे, देखो ये वाला स्टील भी हमारा सारा ये बेस लैब के लिए होकर 115 to 150 mm हॉन्च हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है, ठीक है ये हमारा पूरा इन्फोर्समेंट डिटेल्स है, और यहीं से हमारा पूरा क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, कौन सा, डिजाइन ऑफ सर्कुलर टैंक विद रिजिड बेस बिटवीन फ्लोर एंड वॉल ऑफ वाटर टैंक। तो देखो ये था हमारा आज का लेक्चर डिजाइन ऑफ वाटर टैंक्स में हमारा सेकंड टाइप सर्कुलर टैंक विद रिजिड जॉइंट बिटवीन फ्लोर एंड वॉल, जिसमें हमने पहला मेथड कर लिया मिस्टर एच कारपेंटर्स मेथड, तो बाकी मेथड जो हम करेंगे तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिविल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।